एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और फाइनली स्टार्ट कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर का भी रिवीजन, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था इसकी रिवीजन बड़े अच्छे से की थी हमने, हर एक टॉपिक को डिस्कस किया था जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन फाइनली आज हम पहुँच चुके हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो कि नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। यहाँ पे बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में, ठीक है, स्कोप ऑफ इनकम के बारे में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। देखो, अब आपको ये तो पता चल गया कि हमारी इनकम जनरेट होने वाली है, ठीक है जी, हमने इनकम भी जनरेट कर ली। अब ये भी पता लग गया कि कौन इनकम जनरेट कर सकता है और किसके ऊपर हमें टैक्स देना है। अब बात ये आ जाती है कि किस कंट्री में देना है, कि क्या ये टैक्स जो भी आपने इनकम कमाई है इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा क्या वो इंडिया में पे करे या फिर वो कहीं और पे करे। सो इसके लिए हमें रिलेशन चेक करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें टैक्सेबिलिटी को निकालना है के लिए कि इस कंट्री में ही पे करना है, इंडिया के अंदर ही पे करना है, तो हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा कि मीन्स कि उस पर्सन का या तो रिलेशन हो हमारी कंट्री के साथ, कंट्री के साथ उस पर्सन का रिलेशन हो, या फिर उस इनकम का उस कंट्री के साथ रिलेशन हो। मीन्स की रिलेशन आपको निकालना है, कंट्री के साथ ही निकालना है, बट डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है। पर्सन के साथ निकालेंगे तो सेक्शन अंडर सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। अगर आप इनकम के साथ निकालेंगे तो अंडर सेक्शन 5 के अंदर डिफाइन किया गया है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसी को नाम दिया गया है रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस कहते हैं कि जब हम क्या करते हैं, पर्सन का स्टेटस जानते हैं कि क्या वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब आपको पता लग गया है कि हमें बात कर रहे हैं पर्सन के बारे में, और मैंने बताया था पर्सन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर कंप्लीट डिफाइन किया गया था कि पर्सन क्या होते हैं, बताया था मैंने। ये सभी पॉइंट्स मैंने आपको वन बाय वन करके बताया था जो ऊपर नजर आ रहे हैं। यस, जस्ट अ सेकेंड, यस या नो, यस। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, इनके सभी का रेजिडेंशियल स्टेटस हम चेकआउट करने वाले हैं, ठीक है। सो चलो, तो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल होता है, देन उसके बाद एचयूएफ होता है, देन उसके बाद कंपनी है, देन उसके बाद एओपी या फिर कोई भी अदर जो बच गए यहाँ पे आ जाएंगे। तो सेक्शन अंडर सेक्शन 6 के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले भी इंडिविजुअल को पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 है। हिंदू अनडिवाइडेड की रेजिडेंशियल स्टेटस को चेकआउट करने के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 है, इनके लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 है, और इनके लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 है। तो कहने का मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस दैट मीन्स पर्सन का रिलेशन चेकआउट करना कंट्री के साथ है या नहीं है, इनको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम इंडिविजुअल के बारे में बात कर लें। इंडिविजुअल, एक मैं ले रही हूँ आपको नॉर्मल का केस, एक में ले रहे हैं हम यहाँ पर आपका स्पेशल का केस। स्पेशल दैट मीन्स स्पेशल पर्सन होते हैं। पहले हम नॉर्मल केस के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्मल केस का मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन का हमें चेकआउट करना है कि वो इंडिया का रेजिडेंट है, मीन्स कि भारत का नागरिक है, या फिर वो विदेशी है, नॉन रेजिडेंट है, ये चेकआउट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। मीन्स कि कुछ ना कुछ कंडीशंस को कंप्लीट करना पड़ेगा। पहली कंडीशंस को नाम दिया गया है बेसिक कंडीशंस, ठीक है, जिसके अंदर हम ये चेक करेंगे कि पर्सन रेजिडेंट है या फिर पर्सन नॉन रेजिडेंट है। बेसिक कंडीशन का मतलब क्या है कि या तो आपको इसमें दो कंडीशन है, दोनों में से कोई भी एक आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसलिए इसके बीच में क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है। अगर आप क्या है 182 डेज, क्या है 182 डेज भारत के अंदर रहे हैं पिछले रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब होता है, देखो 2024-25 लगा हुआ है, तो ये रेलिवेंट 2024-25 क्या है, मेरा रेलिवेंट ईयर है, ठीक है। पिछला साल क्या था, 23-24 था, तो वो रेलिवेंट हुआ। नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है, जिस साल में मैं एग्जिस्टेंस में रह रही हूँ, उस साल को क्या बोला जाता है, रेलिवेंट बोला जाता है। प्रीवियस ईयर इसलिए बोला गया क्योंकि मैं पिछले साल का चेकआउट कर रही हूँ। मान लीजिए मैं अब 2024 में हूँ, मुझे मेरा 2023 का चेकआउट करना है कि क्या मैं उस कंट्री की रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर रेजिडेंस थी या नहीं थी। तो मुझे पिछले साल के अंदर 182 डेज उसको काउंट करना पड़ेगा कि मैं 182 डेज रही हूँ या नहीं रही हूँ। अच्छा, इन केस ये हो सकता है कि भाई मैं तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, फिर आपके पास ऑप्शन है, या तो आप क्या कर लो 60 डेज का कंसेप्ट अपना लो। 16 डेज किसके अंदर, विद इन 1 रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर, प्लस में साथ ही साथ 365 का कंसेप्ट भी आपको इसके अंदर फॉलो करना पड़ेगा। प्रीसीडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीसीडिंग फॉर प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है कि अब देखो मैंने कहा 2024-25 लगा हुआ है, तो इस साल को छोड़ के बाकी के, अब देखो 2023-24, 2022-23, 2021-22 और
20, 21, इन सालों के अंदर मुझे, इन चारों सालों के अंदर क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि क्या मेरे सबको टोटल करके 365 डेज बनते हैं या नहीं बनते, वो बात की जा रही है। तो ये होती है बच्चे एक बेसिक कंडीशन, या तो आप ये फुलफिल कर दो या फिर इन दोनों को प्लस करके दोनों को फुलफिल करो, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आपने इनमें से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल कर दी तो आप क्या कहलाएंगे, रेजिडेंट कहलाएंगे। अच्छा मैम, अगर हमने इनमें से एक भी फुलफिल नहीं की, ना तो मैं फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर पाई ना सेकंड कंडीशन फुलफिल कर पाई जो आपको ऑप्शन में दिया हो, तो उस केस में आप क्या कहलाएंगे, नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है, अगर एक बार आप रेजिडेंट प्रूफ हो जाए, ठीक है, अगर आप ये प्रूफ हो जाए कि भारत के नागरिक है, देन उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि आप भारत के सच्चे नागरिक हैं या फिर आप नॉर्मल नागरिक हैं। सच्चे नागरिक दैट मीन्स उसका आपके भारत के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन है, दैट मीन्स आप भारत में बहुत ज़्यादा दिनों तक रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या नाम दिया गया है, एक तो बोला गया रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक है रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, NOR, ठीक है। इनके लिए फिर अब बात आ जाती है, अब देखो मैंने ऊपर नॉर्मल रेजिडेंट प्रूफ करने के लिए मेरे पास कौन सी कंडीशन है, बेसिक कंडीशन थी। अगर मुझे इसके और इन डेप्थ में जाना है तो एडिशनल कंडीशंस को भी फुलफिल करना पड़ेगा। तो क्या बोला गया है इस एडिशनल कंडीशन में, एडिशनल कंडीशन में बोला गया है कि आप पिछले 10 सालों में कम से कम एटलीस्ट 2 ईयर तो रेजिडेंट होने चाहिए। कहते हैं अच्छा, और नहीं लगा हुआ इसके अंदर, एंड लगा हुआ है, और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि आपको 730 डेज लास्ट 7 ईयर के अंदर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा। अब दिखाई दे रहा है, इज इट क्लियर, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपको एटलीस्ट 2 ईयर आउट ऑफ 10 ईयर क्या करना पड़ेगा, इंडिया में स्टे करना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसके अंदर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है कि आप 730 डेज आउट ऑफ 7 ईयर में आप रेजिडेंट होने चाहिए, ठीक है। तो उस सिनारियो के अंदर क्या होगा, आई होप सबको नजर आ रहा है, राइट। उस सिनारियो के अंदर क्या होगा, अगर आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देते हैं तो आप क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएंगे। अगर इन केस आप इनमें से किसी एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, फॉर एग्जांपल आप इंडिया के अंदर 279 डेज रहे हैं, ठीक है, सो उस केस में आप क्या हो जाएंगे, उस केस में आपने क्या किया, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया, तो सिंपल सी बात है आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर आप रेजिडेंट तो होगे बट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगे। कहने का मतलब अगर आप इन दोनों में से किसी एक भी कंडीशन को आपने सेटिस्फाइड नहीं किया ना, तो आप कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो सिंपल सी 2 बातें ध्यान में रखनी है कि जब आप क्या कर रहे हैं, आप नॉर्मली रेजिडेंट और नॉट रेजिडेंट के बारे में जानना है तो आपको बेसिक कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए, जिसके अंदर आपको ऑप्शन दिया गया है, या तो आप पहली फुलफिल कर दो या फिर दूसरी फुलफिल कर दो। दूसरा आपके पास क्या है, रेजिडेंट में ही आपको ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी जानना है, तो आपको एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, और एडिशनल कंडीशंस में दोनों को फुलफिल करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, अदरवाइज आप क्या होंगे, नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर हो जाएंगे। इज इट क्लियर, समझ में आया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है, ये तो था बच्चे आपका नॉर्मल केसेस। स्पेशल केसेस के अंदर मतलब क्या है कि जब कोई पर्सन किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करता है, या फिर मैं कहूँ कि ऐसा पर्सन जो कि भारत को लीव कर रहा है, परमानेंटली लीव कर रहा है, ठीक है, तो उस केस के लिए लिविंग फ्रॉम इंडिया, ठीक है। दूसरा, या फिर कोई पर्सन क्रू का मेंबर है, क्रू का मेंबर समझते हैं, इंडियन नेवी के अंदर ये डिपार्टमेंट है, क्रू डिपार्टमेंट, वहाँ पर अगर आपकी मेंबरशिप है, ठीक है, आप वहाँ के एम्प्लॉई हैं, आपकी वहाँ पे भर्ती हुई है, तो उसके लिए भी ये कुछ अलग रूल होंगे। तीसरा क्या है, इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है कि ऐसे पर्सन जिनके पेरेंट्स, जिनके ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग करते हैं बिफोर द पार्टीशन, मीन्स कि भारत को मतलब टुकड़े होने से पहले, पार्टीशन होने से पहले, तब उनका क्या है, जन्म वहाँ पे हुआ है, वो ऐसे पर्सन है जो कि अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको मिलने के लिए आ रहे हैं। क्रू के मेंबर भी कुछ इस तरीके से होते हैं, कभी इंडिया में होते, कभी यूएसए में होते, कभी यूरोप में होते, अलग अलग जगह पर होते हैं, ठीक है। तो और तीसरा यहाँ पे क्या है, लिविंग फ्रॉम इंडिया, परमानेंटली लीव करके जा रहे हैं इंडिया से फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पज, तो उसके लिए आपको स्पेशल केसेस अप्लाई होंगे।
स्पेशल केसेस का मतलब क्या है, कहने का मतलब इन दोनों के ऊपर, पहले मैं तीनों को बता देती हूँ, इन तीनों के ऊपर क्या लगेगा, बेसिक कंडीशन में केवल और केवल आपको 182 डेज का कंसेप्ट देखना है, ठीक है। बेसिक कंडीशन में तो केवल 182 डेज, ओनली 182 डेज का कंसेप्ट देखना है। अगर आपको ये देखना है कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो उस केस में आपको एडिशनल कंडीशन सेम एज इट इज अप्लाई होगी जैसे अभी फिलहाल हमने पढ़ी है, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर, ध्यान से सुनना, और इंडियन ओरिजिन का कुछ और भी कंसेप्ट है, कहते हैं कि अगर इंडियन ओरिजिन की 3 कंसेप्ट अगर आपने क्वालिफाइड कर दी तो आपके ऊपर ना बेसिक कंडीशंस की बजाय 182 की बजाय आपके ऊपर 120 डेज का कंसेप्ट प्लस 365 डेज रेलिवेंट प्रीवियस प्रीसीडिंग 4 ईयर के अंदर, ये रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर, और अगर आपकी इनकम 15 लाख है, कहते वाह जी वाह, सुनो तो सही, 15 लाख कैसे बोल रहे हो, 15 लाख है विदाउट फॉरेन इनकम के ऊपर, समझ पे आ रहे हैं। विदाउट फॉरेन इनकम के अलावा आपकी इनकम अगर 15 लाख है तो इस केस के अंदर आपको ये चेकआउट करना है, किस लिए, कि आप रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। लेट मी एक्सप्लेन अगेन, सुनो ध्यान से मैं क्या कह रही हूँ। अगर आपका नॉर्मल केस है तो सिंपल बेसिक कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन, ये दोनों है। स्पेशल कंडीशन के अंदर, स्पेशल पर्सन के अंदर 3 मेंबर आते हैं, लिविंग फ्रॉम इंडिया फॉर द परमानेंट, फॉर द जॉब, फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पज, क्रियू का मेंबर है, इंडियन ओरिजिन है। अगर सिंपल केस है, अगर उस इंडियन ओरिजिन जो पर्सन आ रहा है अपने रिलेटिव्स को मिलने, उसकी टर्नओवर 15 लाख से कम है, तो उसके लिए यही सेम रूल अप्लाई होगा 182 डेज का, और देन फिर ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी को जाने के लिए हमें एडिशनल कंडीशन को चेकआउट करना पड़ेगा। इन केस उसकी जो टर्नओवर है, जो उसकी जो सेल है वो 15 लाख से इनकम, समझ पा रहे हो, इनकम क्या है वो 15 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में आपकी जो बेसिक कंडीशन का जो क्राइटेरिया है वो 120 दिन का लगेगा, ये एक्सेप्शन है। अच्छा, क्या मैम इसके लिए भी हम एडिशनल कंडीशन को चेकआउट करेंगे? नहीं। रीज़न क्या है, कहते हैं कि आपने इतना चेकआउट कर दिया, इनकम देख लिया, ठीक है, अगर वो रेजिडेंट प्रूफ हो जाता है तो उस केस के अंदर क्या माना जाएगा कि ये डीम्ड टू बी वो रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। ये पॉइंट आपको लर्न करने का, इज इट क्लियर, समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर होगी टॉपिक, ये पॉइंट खत्म इंडिविजुअल का। अगर मैं बात करूँ एचयूएफ के बारे में, अगर कोई एचयूएफ है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जानना हो तो, कि वो भारत का निवासी है या नहीं है, तो यहाँ पर भी सेम एज इट इज ये चेकआउट करना पड़ेगा कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। देन उसके बाद हम चेकआउट करेंगे किसका, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। बट इसके अंदर ना पता है क्या, एक छोटा सा लॉजिक है कि अगर देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, सिंपल सी बात है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी तो क्या वो जो बिजनेस है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं? नहीं जा सकता ना। तो पहले रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को प्रूव करने के लिए हम इसका कंट्रोल चेक करेंगे कि हाँ कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, मेंटेनेंस कहाँ से हो रही है, डिसीजन कहाँ से हो रहा है। अगर वो डिसीजन एंड मेंटेनेंस आपकी इंडिया से हो रहे हैं तो वो रेजिडेंट है, अगर वो मेंटेनेंस एंड कंट्रोल क्या है आपके आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेजिडेंट है। समझ में आया? तो यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल चेकआउट करेंगे। जैसे ही मैंने कंट्रोल चेकआउट किया मुझे पता लगा कि मैं तो रेजिडेंट हूँ क्योंकि इंडिया से कंट्रोल है, तो ओआर और एनओआर को चेकआउट करने के लिए हमें सेम एज इट इज कर्ता का, एचयूएफ में कर्ता होता है ना, मेन कर्ता धर्ता कहते हैं ना, कि कर्ता धर्ता यही है, बड़े पापा जी हैं, ठीक है, दादाजी हैं, तो उनका स्टेटस देखना पड़ेगा, उनका स्टेटस सेम एज इट इज जैसे हमने इंडिविजुअल में चेकआउट किया था, ठीक है। कंपनी के अंदर देखो मैंने ये चैप्टर ना कंप्लीट इन डेप्थ में विद एग्जांपल मैंने समझाया हुआ है, तो आप इसको देख सकती हैं, ठीक है। लिंक सबके चैनल के, जो चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मिलेगी, और जो अभी नया सिलेबस आया है, एक सेकेंड, उसके अकॉर्डिंग भी आपको क्या है पीडीएफ प्लस वीडियो दोनों चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? अच्छा, इन केस कंपनी हुई, अदर कोई ऑर्गेनाइजेशन हुई, उनके अंदर केवल और केवल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ही चेकआउट करेंगे, बाकी चीज़ों को चेकआउट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हैं? ये देखो आप जैसे ही प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको यहाँ नज़र आ रहा है, आपको यहाँ नज़र आ रहा है इनकम टैक्स के अंदर आपको 38 वीडियोस मिलेंगी। पार्ट्स में बहुत इजी वे से मैंने समझाया है, इन डेप्थ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी बेस माना है। अगर आप इससे आगे जाके चैप्टर करना चाहते हो, 14 चैप्टर के बाद भी चैप्टर करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जाना है, स्क्रॉल करना है, इनकम टैक्स का क्रैश कोर्स जो है 21-22 का पोस्टर लगा हुआ है, बट आपको यहाँ पे एडिशन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके,
अच्छा जी, अगर मैं कहूँ कंपनी हुई या अदर पर्सन हुए, वहाँ पर ऑर्डिनरली नॉन ऑर्डिनरली कोई इनको चेकआउट नहीं करते, यहाँ पे केवल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को चेकआउट करते। रेजिडेंट का मतलब होता है बच्चे, रेजिडेंट का इसमें भी मेन वही बात है कि कंपनी हमारी भारत की है या फिर कहीं और की है, ठीक है। मैं आपको एक स्लाइड पे लेके चलती हूँ जहाँ पर मैंने इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो HUF का ये तो आ गया समझ में कि रेजिडेंशियल स्टेटस को कैसे चेकआउट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये चारों सेक्शन मैंने आपको बता दिए, उम्मीद करेंगे सबको दिखाई दे रहा है, राइट। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको HUF का बताया, सेक्शन 2 सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 आपका इसके अंदर आता है, ठीक है। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट चेकआउट करेंगे कि इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो रेजिडेंट है, चाहे वो होली हो चाहे पार्टली हो, कैसा भी हो, आधा अधूरा सब चलेगा, ठीक है। बट अगर कंप्लीटली आउटसाइडर है तो उसको हम नॉन रेजिडेंट मानेंगे। जैसे ही मुझे पता चल गया कि हाँ रेजिडेंट है तो मैं क्या करूंगी, अब OR और NOR को चेकआउट करने के लिए मुझे कर्ता का स्टेटस देखना होगा। कर्ता का सेम एज इट इज जैसे अपने इंडिविजुअल का पढ़ा था, ठीक है, समझ में आया। चलो तो फिर अब बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि अगर मुझे कंपनी का जानना है बच्चे, कंपनी के अंदर ये देखने के लिए कि कंपनी रेजिडेंट है या फिर कंपनी नॉन रेजिडेंट है, तो उसके लिए मुझे ये चेकआउट करना पड़ेगा कि कंपनी मेरी डोमेस्टिक कंपनी है या फिर मेरी फॉरेन कंपनी है। अब देखो मैंने डोमेस्टिक कंपनी बोल दी तो सारी की सारी डोमेस्टिक कंपनी आपकी रेजिडेंट कंपनी होगी, आग बंद करके लगा देना आंसर। अगर आपकी फॉरेन कंपनी है तो उसके अंदर आपको कंट्रोल चेक करना होगा कि आपका कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है या फिर आपका आउटसाइड से हो रहा है। इंडिया से चाहे वही बात है होली हो, ठीक है, कंप्लीटली हो या फिर आपका क्या हो पार्टली हो, डजेंट मैटर, बट होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो वही कंपनी क्या हो जाएगी, रेजिडेंट कहला जाएगी। अदरवाइज आउटसाइड है तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। इज इट क्लियर, सिंपल है। अच्छा इसी तरीके से अदर वाले केसेस के अंदर है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। अच्छा अब बात कर लेते हैं, हमारे पास ये मैंने आपको बताया कि जब अब मुझे क्या देखना है, एक तो रिलेशन देखना है किसके रिगार्डिंग, मुझे रिलेशन देखना है पर्सन के रिगार्डिंग, एक देखना है मुझे इनकम के रिगार्डिंग। अंडर सेक्शन 6 मेरा कंप्लीट हो गया है रेजिडेंशियल का। अब हम बात देख लेते हैं कि रिलेशन किसके साथ, इनकम के साथ, कि अगर इनकम का रिलेशन किसके साथ है, हमारी कंट्री के साथ है, इंडिया की कंट्री के साथ, इंडिया जो कंट्री है उसका रिलेशन इनकम के साथ डायरेक्टली है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर क्या होगी, टैक्सेबल होगी। अब देखो मैंने आपको ना 3 पॉइंट समझाए हैं, क्या, एक तो क्या होता है रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, मीन्स कि भारत का जो सच्चा नागरिक होता है ना, किसी भी लेवल पे मतलब हर जगह पर ये प्रूफ हुआ है, एडिशनल भी बेसिक कंडीशन हर कंडीशन फुलफिल की है। एक होता है रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, भारत का निवासी है बट लेस कनेक्शन है हमारे इंडिया के साथ, कनेक्शन तो है बट लेस कनेक्शन है। एक होता है हमारे पास नॉन रेजिडेंट, दैट मीन्स बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है। अच्छा अब इनकम के लेवल पे ना आपको एक पॉइंट मिलेगा कि इनकम एक्रूड अराइज कहाँ पर, इंडिया के अंदर, और रिसीव्ड कहाँ हुई है, अब्रोड में, है ना। एक ऐसा पॉइंट मिलेगा कि इनकम रिसीव्ड इंडिया में और एक्रूड अराइज कहाँ है, अब्रोड में, है ना। एक ऐसी हो सकती है कि इनकम एक्रूड अराइज रिसीव्ड अब्रोड में, है ना। ये तीनों पॉइंट हो सकते हैं। अब मैंने आपको बताया NROR, ROR का मतलब क्या है कि ऐसा पर्सन है जिसको इंडिया का पर्सन एज अ रेजिडेंट प्रूफ कर दिया। तो अब ये बताओ क्या उसे इनकम के लिए प्रूफ होने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाने इस बात के लिए कि जो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट हो चुका है तो उसको हर जगह की उसको क्या करना पड़ेगा, ग्लोबली कोई भी इनकम क्रिएट हो रही है उसे इंडिया में ही टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया। तो जब भी अगर ROR की बात की जाए, ROR का मतलब क्या है, वो पर्सन जो कि रेजिडेंट है, और जो भी पर्सन रेजिडेंट डिक्लेयर हो गया वो क्या पे करेगा, टैक्स पे करेगा। तो मैंने आपको तभी बताया कि आपका पर्सन का रिलेशन देखेंगे और आपका इनकम का रिलेशन देखेंगे। अगर पर्सन का रिलेशन मिल जाता है तो इनकम के रिलेशन की कोई जरूरत नहीं है, अगर इनकम का रिलेशन मिल जाता है तो पर्सन के रिलेशन की जरूरत नहीं है, अगर दोनों मिल जाते तो बहुत बेटर है।
समझ में आया? तो अगर कहीं पे भी आपको रिलेशन मिल जाए तो आपको टैक्स तो देना ही देना पड़ेगा। अब मेरे पास तो भाई पर्सन का ही रेजिडेंशियल स्टेटस मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको हर सिचुएशन में, चाहे इनकम एक्रूड, अराइज, रिसीव्ड, कहीं कैसे भी हो, वो उसको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। इसको हर कंडीशंस में क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक्रूड का मतलब होता है बेटा कि जो भी इनकम आपने कमा ली है बट अभी आपको मिली नहीं है। ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि आपने सामान बेच दिया है आज की तारीख के अंदर, बट आपको पैसे 10 दिन के बाद मिल रहे हैं, तो वो आपको जिस दिन आपने सर्विसेज दी है ना, सेल किया सामान को, उसी दिन उसे कहेंगे एक्रूड, और जिस दिन मिलेंगे उसे हम कहेंगे अराइज, और रिसीव्ड। अराइज का मतलब होता है लोकेशन के बीच में डिफरेंस, कि आपने यूएसए में सर्विसेज दी और इंडिया के अंदर पेमेंट रिसीव हो रही है, तो यूएसए में इनकम अराइज हुई है, राइट। अच्छा, एनआर का मतलब क्या है कि ऐसा पर्सन जिसका इंडिया के साथ कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया, पर्सन का तो रिलेशनशिप है नहीं, अगर उसका इनकम के साथ रिलेशनशिप मिल जाता है तो मुझे यहाँ पे टैक्स करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई पर्सन है, मिस्टर एक्स है, यूके के अंदर रहता है, मिस्टर एक्स है, ठीक है, उसका क्या है, इनकम रिसीव अराइज इंडिया के अंदर है, ठीक है जी, बट रिसीव्ड अब्रोड में हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इनकम का रिलेशन इंडिया के साथ तो है ना। ये बात ध्यान से रखना कि इनकम का रिलेशन जब वो अराइज हुई है, एक्रूड हुई है, वो इंडिया के साथ तो दिखाई दे रही है ना। अगर आंख बंद करके मेरी बात सुनना, इसकी थोड़ा समझ के बात सुनना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आंख बंद करके आंसर देना। कहने का मतलब अगर इनकम का रिलेशन इंडिया के साथ मिल जाए तो उसे नॉन रेजिडेंट पे करेगा, चाहे वो इंडिया के अंदर रिसीव हुई है, चाहे इंडिया के अंदर एक्रूड अराइज हुई है, तो दोनों केसेस के अंदर क्या करने वाला है, ये पे करेगा। कौन? एनआर, मिस्टर एक्स को पे करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट जाता है कि ऐसी इनकम जो रिसीव, एक्रूड, अराइज सब कुछ बाहर हुई है, तो क्या वो टैक्स देगा इंडिया के अंदर? अरे भाई क्यों देगा? अब इनकम ना तो पर्सन का रिलेशन नजर आ रहा है, ठीक है, ना तो पर्सन का रिलेशन नजर आ रहा है, ना इनकम का रिलेशन नजर आ रहा है, तो वो टैक्स क्यों देगा भाई तुम्हारे यहाँ? पागल थोड़ी ना है। तो यहाँ पर तो ये देगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन और पॉइंट नंबर जो 3 मैंने लिखा है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं। अच्छा, क्या मैम सेम इस तरीके से भी है? यस, ध्यान से सुनो, देखो इनकम एक्रूड अराइज इंडिया के अंदर है, हाँ जी, इसको पे करना पड़ेगा, इनकम का रिलेशन नजर आ रहा है। इवन ये क्या है, अभी तक रेजिडेंट भी है, ठीक है, बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं निकला, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर्सन और इनकम का दोनों का रिलेशन मिल रहा है। यहाँ पे भी पर्सन और इनकम का दोनों का रिलेशन मिल रहा है, बट सिचुएशन आ जाती है यहाँ पर कि अगर इनकम अराइज, एक्रूड, रिसीव सब कुछ कहाँ हुई है, आउटसाइड इंडिया हुई है, ठीक है, फॉरेन कंट्री में हुई है। तो यहाँ पर जब ऐसा हो कि फॉरेन है, अब्रोड है, तो हम ये देखेंगे कि जो बिजनेस है ना, या मैं कहूँ कि प्रोफेशन है, उसका कंट्रोल चेकआउट करेंगे कि कंट्रोल कहाँ हो रहा है। अगर कंट्रोल इंडिया के अंदर हो रहा है, ठीक है, तो ये टैक्स पे करेगा। अगर इसका कंट्रोल फॉरेन आउटसाइड इंडिया है तो ये टैक्स पे नहीं करेगा। सिंपल सी बात थी। इनकम स्कोप ऑफ द इनकम, ये चैप्टर हो गया है फिनिश, कंप्लीट। क्लियर है? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर भी हम सीरीज में लेके आएंगे रिवीजन सेशन में, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ बच्चों के पास शेयर करना, लाइक करना सेशन को। पीडीएफ लेना चाहते हैं, कंप्लीट लेक्चर देखना चाहते हैं, तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इनको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी चैप्टर, सभी पीडीएफ्स आपको अवेलेबल है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।